हेलो छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम टालकट पार्सन्स की सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो टालकट पार्सन्स जिन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इनके बारे में जानें तो पार्सन्स के समय भी बहुत सारे सामाजिक क्रिया से संबंधित सिद्धांत प्रचलित थे और इन सिद्धांतों में जैसा कि दुर्खिम का प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, वेबर का व्यवहारवादी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, हाब्स लाक रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत या सामाजिक संविदा का सिद्धांत कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बेंथम का उपयोगितावाद। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत थे वो प्रचलित थे, फेमस थे। और पार्सन्स जब आए तो इन्होंने इन समस्त सिद्धांतों को पढ़ा और पढ़ने के बाद इन सिद्धांतों को अपूर्ण बताया और इसके स्थान पर उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उन्होंने दुर्खिम का प्रत्यक्षवाद, रूसो का हाब्स लाक रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत, वेबर का व्यवहारवादी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, बेंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत, इन समस्त सिद्धांतों को खारिज करते हुए एक नया सिद्धांत दिया जिसे हम सामाजिक क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो इसे उन्होंने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस नामक जो पुस्तक है उसमें इन्होंने उसे प्रस्तुत किया। तो इनके अनुसार आइए जानते हैं सामाजिक क्रिया क्या होता है। तो इनके अनुसार जाने तो कर्ता द्वारा किया गया उद्देश्यपूर्ण सचेत प्रयास, यानी कर्ता द्वारा किया गया कोई भी उद्देश्यपूर्ण सचेत प्रयास, तार्किक प्रयास जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो या सुख की प्राप्ति हो, सामाजिक क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को लेकर जागरूक होकर, सचेत होकर, तार्किक होकर उसे प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो यही सामाजिक क्रिया कहलाती है। कर्ता द्वारा किया गया कार्य सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो पार्सन्स के इस अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सचेत होकर प्रयास करता है तो वही सचेत प्रयास सामाजिक क्रिया कहलाती है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के इस अपने सिद्धांत में बेंथम के उपयोगितावाद, वेबर का व्यवहारवादी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और प्रत्यक्षवाद का समन्वित प्रयोग किया है, यानी इन सबके समन्वय से इन्होंने अपना सिद्धांत निर्मित किया है। इसके अतिरिक्त पार्सन्स के सामाजिक क्रिया में वेबर की भांति दूसरे व्यक्ति का होना अनिवार्य नहीं है। वेबर की सामाजिक क्रिया में यह था कि दूसरे व्यक्ति का होना अनिवार्य था, तभी वह सामाजिक क्रिया होती, किंतु पार्सन्स की सामाजिक क्रिया में दूसरे व्यक्ति का होना अनिवार्य नहीं है। अर्थात पार्सन्स के विचार में हर एक उद्देश्यपूर्ण सचेत प्रयास सामाजिक क्रिया है, किंतु अचेतन व्यवहार या अचेतन क्रिया व्यवहार है। यदि अचेतन रूप से सचेत न रहकर कोई कार्य करते हैं तो वह व्यवहार कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जम्हाई लेना, पलक झमकना, हिचकी आना, सांस लेना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए कोई भी व्यक्ति चेतन रूप से प्रयास नहीं करता है, इसके लिए वह अचेतन रूप से ऐसी क्रियाओं को कर देता है। इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है और इन्हीं अनैच्छिक क्रियाओं को हम पार्सन्स के अनुसार व्यवहार कह सकते हैं। जबकि आंख मारना को सामाजिक क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि आंख मारना जानबूझकर व्यक्ति द्वारा सचेत प्रयास या किसी उद्देश्य को लेकर ऐसा किया जा सकता है। तो पलक झपकना यहाँ व्यवहार है, जबकि आंख मारना सामाजिक।
तो इस प्रकार पार्सन्स के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा उद्देश्यपूर्ण सचेत प्रयास जिससे लक्ष्य या सुख की प्राप्ति हो सामाजिक क्रिया कहलाती है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया के निम्नांकित आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें पहला कर्ता यानी कार्य करने वाला, दूसरा परिस्थिति और तीसरा अभिप्रेरणा। तो ये तीन आवश्यक तत्व हैं जिसकी अनुपस्थिति में सामाजिक क्रिया संभव नहीं है। तो पहला है कर्ता। कर्ता यानी कार्य करने वाला। जो व्यक्ति सामाजिक क्रिया करेगा उसके लिए कर्ता का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। कर्ता के बिना कोई भी सामाजिक क्रिया संभव नहीं है। दूसरा परिस्थिति होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक कोई परिवेश होना चाहिए, परिस्थिति होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करे। और तीसरा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन होना चाहिए। सामाजिक क्रिया करने वाले को, कर्ता को मोटिवेशन उसके पास होना चाहिए, अभिप्रेरणा होना चाहिए जिससे कि वह सामाजिक क्रिया करे। तो इस प्रकार से ऐसे तीन आवश्यक तत्व हम निर्धारित कर सकते हैं पार्सन्स के अनुसार, जिसमें कर्ता, परिस्थिति और अभिप्रेरणा, इन तीनों को आवश्यक तत्व हम सामाजिक क्रिया के लिए मान सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में भी सामाजिक क्रिया घटित नहीं होगा, या कोई भी क्रिया को इन तीनों की में से किसी एक की अनुपस्थिति में हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि मानते हैं कि किसी व्यक्ति को बाजार जाकर सब्जी लेकर आना है, तो कर्ता की आवश्यकता होगी, यानी कौन व्यक्ति बाजार जाएगा, तो कर्ता की आवश्यकता होगी। परिस्थिति यह है कि वो किस में जाएगा, साधन के रूप में, साइकिल में जाएगा, कार में जाएगा, मोटरसाइकिल में जाएगा, तो उसके लिए परिस्थिति यानी साधन होने चाहिए तब वो जाएगा। और तीसरा अभिप्रेरणा, यानी कोई ना कोई व्यक्ति उसको क्यों जाए, तो कोई ना कोई व्यक्ति उसको अभिप्रेरित करेगा, अभिप्रेरणा उसको देगा, जिसके कारण वो बाजार जाकर सब्जी लेकर वापस आएगा। तो इस प्रकार से इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कर्ता, परिस्थिति और अभिप्रेरणा, इन तीनों को सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक तत्व हम कह सकते हैं। अब अभिप्रेरणा भी तीन प्रकार की होती है। एक तो सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, दूसरा मूल्यात्मक अभिप्रेरणा और तीसरा संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में तीन प्रकार की अभिप्रेरणाएं हो सकती है। इनमें से पहला है सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा। तो सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा का संबंध व्यक्ति के भावनाओं से है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में के मनोवैज्ञानिक पक्षों में अलग अलग सौंदर्य बोध हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक पक्ष अलग अलग हो सकता है और वह अपने सौंदर्य बोध के अनुसार सामाजिक क्रिया करता है या नहीं करता है। तो सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, इसका संबंध भावनाओं से है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के भावनाओं से है, जिसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष निर्धारित करते हैं। हर व्यक्ति का सौंदर्य बोध अलग अलग होता है, तो यह मनुष्य की सामाजिक क्रिया को निर्धारित करता है। दूसरा मूल्यात्मक अभिप्रेरणा। तो मूल्यात्मक अभिप्रेरणा, इसका संबंध समाज में उपस्थित विभिन्न विकल्पों में से है, जिसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी एक विकल्प के रूप में चुना जाता है। यानी कर्ता कोई भी सामाजिक क्रिया करता है तो उस सामाजिक क्रिया करने के लिए समाज में बहुत सारे साधन हैं, विकल्प है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्रिया करने के लिए वह कौन से साधनों को चुनेगा, ये उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, तो समाज में उसके मूल्यों पर निर्भर करता है। तो समाज स्वीकृत मूल्यों को अपनाना या मूल्यों के माध्यम से वह सामाजिक क्रिया करता है। तो मूल्यात्मक अभिप्रेरणा यानी अपने मूल्यों के अनुसार, अपने समाजीकरण के दौरान वो जो मूल्य सीखता है उसके अनुसार विकल्पों को, समाज स्वीकृत विकल्पों को वो क्रिया करने के लिए चुनता है। तो यह मूल्यात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगा। तीसरा है संज्ञात्मक अभिप्रेरणा। इसका संबंध मनुष्य के अनुभव से होता है
और समाजीकरण के माध्यम से यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकसित होता है, निर्मित होता है। और यह समाजीकरण सामाजिक परिवेश पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव कैसा है। कि मनुष्य का व्यक्तित्व के विकास में उसका समाजीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वह जिस प्रकार के समाज में रहेगा, जिस प्रकार के परिवार में रहेगा, जिस प्रकार के परिवेश में वह बढ़ेगा, उसी प्रकार का उसका संज्ञात्मक अभिप्रेरणा होगा। कहने का मतलब है उसी प्रकार से उसका अनुभव होगा। यदि वह व्यक्ति बचपन में बहुत कष्ट सहा है तो उसका अनुभव अलग होगा। यदि वह व्यक्ति आसानी से संपन्नता के साथ उसका पालन पोषण हुआ है तो उस व्यक्ति का अनुभव अलग होगा। तो इस प्रकार से संज्ञात्मक अभिप्रेरणा भी मनुष्य को सामाजिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और इसका संबंध व्यक्ति के अनुभव से होता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। अपने अपने समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति में व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है और वह गुण मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। पार्सन्स के अनुसार यदि माने तो व्यक्ति और समाज जो है वो अलग अलग नहीं है, अर्थात एक ही है। व्यक्ति और समाज, व्यक्ति के बिना समाज नहीं रह सकता और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पार्सन्स का मानना है कि व्यक्ति और समाज जो है वो अलग अलग नहीं है। जहां व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों का वाहक होता है तो वही समाज व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए विस्तृत विकल्प उपलब्ध कराता है कि वह किस प्रकार से व्यवहार करे। इसके लिए वह बहुत सारे विकल्प व्यक्ति को सुझाता है और इन विकल्पों का चुनाव करके व्यक्ति अपने मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अभिप्रेरणाओं के आधार पर वह इन विकल्पों का चयन करता है और समाज में सामाजिक क्रिया करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो व्यक्ति और समाज दोनों अलग अलग नहीं है। पार्सन्स का यह कहना है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों का वाहक होता है तो समाज व्यक्ति के व्यवहार को विस्तृत व्यक्ति के व्यवहार करने के लिए विस्तृत विकल्प उपलब्ध कराता है और इन विकल्पों का चुनाव व्यक्ति जो है अपने मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, जैविकीय अभिप्रेरणा, सामाजिक सांस्कृतिक अभिप्रेरणाओं के आधार पर वह इन विकल्पों का चयन करता है। यानी सामाजिक क्रिया को करने के लिए ये सारी चीजें, ये सारी बातें प्रभावित करती हैं, निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभिप्रेरणाएं 3 प्रकार की होती है पार्सन्स के अनुसार। सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, इसका संबंध भावनाओं से होता है। दूसरा मूल्यात्मक अभिप्रेरणा, इसका संबंध समाज में उपस्थित विभिन्न विकल्पों या मूल्यों के चुनाव से होता है। और तीसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, इसका संबंध व्यक्ति के अनुभव से होता है। यह समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति के अंदर विकसित होता है। और इस प्रकार पार्सन्स के अनुसार माने तो व्यक्ति और समाज अलग अलग नहीं है बल्कि एक हैं। दोनों एक दूसरे के विकास के लिए सहायक हैं। व्यक्ति के सामने समाज बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराता है सामाजिक क्रिया करने के लिए और इन विकल्पों में से किन विकल्पों का चुनाव व्यक्ति करेगा वह उसका मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक अभिप्रेरणा पर डिपेंड करता है। आइए अब आगे देखते हैं सामाजिक क्रिया सिद्धांत में उपव्यवस्था। तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में पार्सन्स ने 3 उपव्यवस्थाओं में अलग किया है। पहला व्यक्तिगत उपव्यवस्था, दूसरा सामाजिक उपव्यवस्था और तीसरा है सांस्कृतिक उपव्यवस्था। अर्थात 3 प्रकार की उपव्यवस्थाओं में व्यक्तित्व को उन्होंने बांटा है। व्यक्तित्व उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था और सांस्कृतिक उपव्यवस्था। यानी सामाजिक क्रिया करने के लिए और कौन कौन से व्यवस्थाएं हो सकती है। तो पहला है व्यक्तित्व उपव्यवस्था। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का जो योग है वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस प्रकार आंतरिक और बाह्य गुणों का योग
व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष शामिल होते हैं और इसकी प्रेरणा से व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है। यानी व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक क्रिया करेगा यह उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का समावेश होता है। तो जिस प्रकार के उसमें आंतरिक और बाह्य गुण होंगे उस प्रकार के वह सामाजिक क्रिया करेंगे। उसकी प्रेरणा से व्यक्ति सामाजिक क्रिया करेगा। तो व्यक्तित्व व्यवस्था का तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी भी सामाजिक क्रिया को करने के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार का उसका व्यक्तित्व होगा उसी प्रकार की वह सामाजिक क्रिया करेगा। और व्यक्तित्व का तात्पर्य है मनुष्य के बाह्य गुण एवं आंतरिक गुण, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, इन समस्त पक्षों का समावेश या मनुष्य के अंदर धारण करने वाले ये सारे गुण मनुष्य के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो व्यक्तित्व भी निर्धारित करता है सामाजिक क्रिया करने के लिए। दूसरा है सामाजिक उपव्यवस्था और इसके अंतर्गत समाज के भौतिक, अभौतिक और भौगोलिक पक्ष शामिल आते हैं। यानी समाज में समाज के जो भौतिक पक्ष हैं, ढांचागत व्यवस्था है, अभौतिक पक्ष है और पर्यावरणीय या भौगोलिक जो पक्ष हैं जिस परिवेश में व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है वह भी इसमें शामिल होते हैं। तो सामाजिक उपव्यवस्था का तात्पर्य है जिस परिवेश में व्यक्ति सामाजिक क्रिया करेगा तो समाज में भौतिक, अभौतिक, भौगोलिक पक्ष सामाजिक उपव्यवस्था के अंतर्गत पार्षद ने इसे रखा है। और तीसरा है सांस्कृतिक उपव्यवस्था। यह सामाजिक क्रिया के दौरान नियमों एवं मर्यादाओं को निश्चित करता है। तो सांस्कृतिक उपव्यवस्था से तात्पर्य है कि मनुष्य जिस समाज में क्रिया करता है तो उसके लिए सामाजिक क्रिया करने के लिए नियम एवं निश्चित मर्यादा में रहकर वह मूल्यों को अपनाकर वह सामाजिक क्रिया करता है। तो यह सांस्कृतिक उपव्यवस्था के अंतर्गत पार्सन्स ने इसे रखा है। तो सांस्कृतिक उपव्यवस्था से तात्पर्य है कि सामाजिक क्रिया के दौरान नियमों एवं मर्यादाओं को निश्चित करता है। सामाजिक क्रिया में जो बोलने वाला होता है, जो सामाजिक क्रिया करने वाला होता है, उसको ईगो, और जो सुनने वाला होता है अर्थात सामाजिक क्रिया के सामने जो व्यक्ति होता है जिसको वो ऑब्जर्व करता है वो एल्टर कहलाता है। और पार्सन्स ने इसी के आधार पर ईगो एल्टर संबंध भी बताया है। पार्सन्स के अनुसार यद्यपि सामाजिक क्रिया मूल्यों से प्रभावित होती है और कर्ता सामाजिक क्रिया करने में स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि मूल्य जो है वो सामाजिक क्रिया को प्रभावित करता है, फिर भी अंतिम रूप से कर्ता किसी सामाजिक क्रिया को करने के लिए अंतिम रूप से स्वतंत्र होता है और अंतिम में कर्ता ही निर्धारित करता है कि उसे सामाजिक क्रिया करना है या नहीं करना है। तो इसे सामाजिक क्रिया का स्वैच्छिक क्रियावाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अर्थात ईगो एल्टर संबंध के नाम से जान सकते हैं, या कह सकते हैं कि अंतिम रूप से सामाजिक क्रिया तभी होगी जब कर्ता की इच्छा होगी, चाहे तो वह सामाजिक क्रिया करे या चाहे तो वह सामाजिक क्रिया ना करे। तो इसी के आधार पर पार्सन्स ने स्वैच्छिक क्रियावाद का सिद्धांत निर्मित किया है। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसकी इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो वो क्रिया करे या चाहे। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के प्रकार भी बताए हैं और उन्होंने सामाजिक क्रिया को 3 भागों में बांटा है। पहला नैमित्तिक या साधनात्मक सामाजिक क्रिया, दूसरा नैतिक सामाजिक क्रिया और तीसरा अभिव्यंजनात्मक सामाजिक क्रिया। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं ये। पहला है नैमित्तिक साधनात्मक क्रिया। इसका तात्पर्य है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज में उपलब्ध किसी साधन को चुनना नैमित्तिक या साधनात्मक सामाजिक क्रिया कहलाता है। अर्थात किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज में उपस्थित अनेक विकल्प जो साधन के रूप में उपस्थित होते हैं उसको चुनना नैमित्तिक या साधनात्मक सामाजिक क्रिया कहलाता है। यह वेबर के तार्किक क्रिया की तरह है, अर्थात मनुष्य अपने तर्क वितर्क के आधार पर किस साधन को चुने सामाजिक क्रिया करने के लिए, यह
नैमित्तिक या साधनात्मक सामाजिक क्रिया कहलाता है, तथा वेबर के तार्किक क्रिया के इक्विवेलेंट है, सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार वेबर का तार्किक क्रिया है। दूसरा है नैतिक क्रिया। तो नैतिक क्रिया से तात्पर्य है कि यह क्रिया व्यक्ति के मूल्यों से प्रेरित होता है। व्यक्ति अपने अंतःकरण के आधार पर उचित या अनुचित को तय करता है और क्या सही है क्या गलत है इसी के आधार पर व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है। तो नैतिक क्रिया का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने मूल्यों से प्रेरित होकर उचित अनुचित का निर्धारण करता है और सामाजिक क्रिया करता है। तो यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि क्या वह समाज के स्वीकृत मूल्यों को अपनाता है कि अस्वीकृत मूल्यों को अपनाता है, सकारात्मक कार्य करता है करेगा, नकारात्मक कार्य करेगा, सही करेगा, गलत करेगा, ये उसके नैतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और यह वेबर की मूल्यात्मक क्रिया की तरह है, यानी वेबर ने मूल्यों को चयन के आधार पर सामाजिक क्रिया को जो बांटा है वही पार्सन्स के नैतिक क्रिया का आधार है। और तीसरा है अभिव्यंजनात्मक सामाजिक क्रिया, यानी व्यक्ति अपनी भावनाओं से प्रेरित होता है तब सामाजिक क्रिया करता है। यह वेबर की भावनात्मक सामाजिक क्रिया की भांति होती है, यानी व्यक्ति कभी कभी अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर सामाजिक क्रिया करता है। तो यह अभिव्यंजनात्मक सामाजिक क्रिया पार्सन्स के अनुसार कहलाता है और सीधा सीधा वेबर के भावनात्मक क्रिया की भांति यह अभिव्यंजनात्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 प्रकार बताए हैं, नैमित्तिक या साधनात्मक सामाजिक क्रिया, नैतिक सामाजिक क्रिया और अभिव्यंजनात्मक सामाजिक क्रिया। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे कि सामाजिक क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया को किस पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत किया, सामाजिक क्रिया की क्या विशेषताएं हो सकती है, कुछ हमने उदाहरण भी देखे, सामाजिक क्रिया के आवश्यक तत्व, सामाजिक अभिप्रेरणाओं के 3 प्रकार और सामाजिक क्रिया सिद्धांत में उपव्यवस्था और उसके साथ साथ ही सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों की हमने यहाँ विस्तार से चर्चा की, जो आपके अध्ययन के लिए सहायक होगा। और उक्त जो अध्ययन है ये एमए चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के तृतीय यूनिट में जो पार्सन्स की अवधारणाएं हैं उसको ये कवर करता है और शॉर्ट नोट के रूप में मैंने इसे प्रस्तुत किया है। आप इसको पुस्तक के माध्यम से और उदाहरण जोड़कर इसको और अधिक डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद।